हरिओम सभी को। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 2019 का पीवाईक्यू कर रहे हैं, जून का, जिसमें कल हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक कवर करेंगे। ओके, तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का लक्षण क्या है, तो ये आपको बताना है। तीसरा स्मृति, फोर्थ तीसरे में ऑप्शन। तल्लीन है। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। ओके, विषय विस्मृति। हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का लक्षण क्या बताया गया, तो लय का लक्षण बताया गया विषय विस्मृति। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि विषय विस्मृति किसका लक्षण बताया गया है, तो लय का लक्षण बताया गया है। हठ प्रदीपिका के चौथे अध्याय में जाएंगे, उसके 34 नंबर श्लोक को देखेंगे, तो वहां पे बताया गया है कि विषय विस्मृत हो जाना ही क्या है, लय है। और श्री आदिनाथ ने यहाँ पे बताए हैं, श्री आदिनाथ के द्वारा क्या बताया गया है कि लय का कितना प्रकार होता है, तो 1.25 करोड़ बताया गया है। ठीक है, 1.25 करोड़ लय के प्रकार बताए गए हैं श्री आदिनाथ के द्वारा। उसके बाद 1.25 करोड़ लयों में कौन जो है श्रेष्ठ बताया गया है, कौन प्रमुख बताया गया है, तो नादानुसंधान को प्रमुख बताया गया है। ठीक है, नादानुसंधान, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि हठ प्रदीपिका के कौन से चैप्टर में जो है लय के बारे में चर्चा मिलती है, तो चौथे अध्याय में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें 1.25 करोड़ बताया गया लय का, और प्रमुख इसमें से कौन बताया गया, तो नादानुसंधान को प्रमुख बताया गया है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक चौथा अध्याय का ही 29 नंबर का जो श्लोक है, उसमें आपको बताया गया है कि इंद्रियों का स्वामी कौन है। इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी जो है बताया गया है मन को। ओके, और मन का स्वामी क्या है, किसको बताया गया है, मन का स्वामी बताया गया वायु को, और वायु का स्वामी बताया गया है वायु का लय। और लय में क्या बताया गया है कि लय नाद पर आश्रित है। ठीक है, लय जो है वो नाद पर आश्रित है। तो इसका जो है सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, जो कि चौथा अध्याय का 29 नंबर श्लोक में बताया गया है। इंद्रियों का स्वामी मन, मन का स्वामी जो है आपका वायु है, और वायु का लय है, और लय का नाद, और नाद जो है वो आपके लय पर आश्रित है, ये बताया गया है। ठीक है, नाद जो है वो लय पर आश्रित बताया गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। हठ प्रदीपिका का क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा विषय विस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुलवधु किसे कहा गया है, कौन सी मुद्रा को कुलवधु कहा गया है, ये बताना है। सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा। तो सांभवी मुद्रा को कुलवधु कहा गया है। और भी इन्हें क्या कहा जाता है, तो बोला जाता है वेद शास्त्र पुराण समान गणिका के समान इसको बोला जाता है। ठीक है, वेद शास्त्र पुराण में समान जो है गणिका की तरह बताया गया है। ओके, ये किसके लिए, तो सांभवी मुद्रा के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, और इसे कुलवधु की तरह गुप्त रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, गुप्त रखने के लिए भी कहा गया है सांभवी मुद्रा को। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे खिचड़ी मुद्रा के बारे में। खिचड़ी मुद्रा के क्या लाभ बताए गए हैं, तो खिचड़ी मुद्रा में बताया गया है कि आधे क्षण मात्र जीभ को ऊपर लगाकर अगर हम लोग रखेंगे, तो उससे क्या हो जाता है, साधक जो है विष, व्याधि, मृत्यु, विष, व्याधि, मृत्यु और जरा आदि का नाश हो जाता है। ठीक है, जरा आदि का नाश हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आधे क्षण भी ऊपर उठा के रखते हैं तो क्या हो जाता है, विष, व्याधि, मृत्यु और जरा का नाश हो जाता है, ये बताएगी आपको खिचड़ी मुद्रा में। उसके साथ खिचड़ी मुद्रा की सिद्धि होने पर क्या क्या होता है, तो खिचड़ी मुद्रा की सिद्धि अगर होगा तो रोग, तंद्रा, तंद्रा नहीं आएगा। ठीक है, रोग, तंद्रा, निद्रा, उसके बाद क्षुधा, भूख प्यास जिसको बोलते हैं, क्षुधा तृष्णा जिसको बोला जाता है, भूख प्यास, तो क्षुधा तृष्णा बताया गया है। क्षुधा तृष्णा जो है ये नहीं आएगा। मूर्छा भी नहीं आती है। ठीक है, तो मूर्छा भी नहीं आती है, ये बताया गया खिचड़ी की सिद्धि से। उसके साथ ही और हम लोग देखेंगे खिचड़ी का लाभ, तो कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं। ठीक है, कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं, ये बताया गया। काल का जो है, काल चक्र का बंधन नहीं रहता है, काल चक्र का बंधन नहीं रहता है, खिचड़ी में बताया गया है। और साथ में ये भी बोला गया है कि बिंदु जो है सुंदर स्त्री के आलिंगन से भी संकलित नहीं होता है। ठीक है, बिंदु जो है वो संकलित नहीं होता है सुंदर स्त्री के आलिंगन से भी। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम लोग देखेंगे तो जीवा को ऊपर करके सोमपान अगर हम लोग पीते हैं, तो आधे महीने में मृत्यु पर विजय हो जाता है। ठीक है, आधे महीने में मृत्यु पर विजय बताया गया है, मृत्यु पर विजय। ओके, उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि सोम रस के प्रभाव से क्या होता है, जो तक्षण जो सांप है, जो सर्प है, उसका भी असर नहीं होता, उसके विष का भी असर नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और चित्त जो है शून्य में विचरण करने लगता है, ये खिचड़ी मुद्रा के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आप शक्ति चालनी मुद्रा के बारे में देखेंगे। शक्ति चालनी मुद्रा में बताया गया कि कुंडली जागरण करने वाली मुद्रा बोला जाता है शक्ति चालनी को। ओके,
कुंडलिनी जागरण करने वाली मुद्रा कौन है? नेक्स्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुंडलिनी जागरण करने वाली मुद्रा कौन है, तो खिचड़ी मुद्रा हो जाएगा। 72,000 नारियों की शुद्धि करता है। ओके, ये भी ध्यान रखना है कि 72,000 नारियों की क्या करता है? शुद्धि करता है। ओके, उसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? तो मृत्यु पर भी जो है विजय प्राप्त होता है। ठीक है, मृत्यु पर विजय। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 40 मंडल जो है, 40 यानी एक मंडल 40 दिन करने की बात इसमें की गई है। ठीक है, यानी कि इसे बोला गया है कि कुंडलिनी के अभ्यासी को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, पथ्य भोजन करना होगा और परिमित भोजन करना होगा, तभी जो है एक मंडल यानी कि 40 दिन में सिद्धि के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मंडल का मतलब क्या होता है? एक मंडल का मतलब आपको 40 जो है दिन ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपको शक्ति चालिनी मुद्रा के बारे में बताया गया है। कल हम लोग महामुद्रा के बारे में डिस्कस किए थे, तो यहाँ महामुद्रा के बारे में भी आपको दिया गया है। महामुद्रा में भी आपको कुंडलिनी के जागरण के बारे में बताया जाता है। ईरा पिंगला यहाँ पे निष्क्रिय हो जाता है और प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, मृत्यु का भय नहीं रहता है, पत्य अपत्य जो है नहीं रहता है, नीरस भी जो है रसयुक्त हो जाता है, ये बताया गया है। भयानक विष भी पच जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें महामुद्रा के बारे में हट पर दीपिका में बताई गई है। ओके, आपका क्वेश्चन पूछा गया था कुलवधु किसे कहते हैं? तो सांभवी मुद्रा को बोलते हैं। ओके, वेद शास्त्र समान गणिका के समान इसको बताया गया है। तो आपका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन था आपका 27। अब हम लोग चलेंगे 28 में। 28 नंबर क्वेश्चन आपका सिद्धि सिद्धांत पद्धति से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सिद्धि सिद्धांत पद्धति में प्राणायाम के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है, ये बताना है आपको। प्राणायाम कितने प्रकार? 4। एनीवन? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्राणायाम के कितने प्रकार बताए गए हैं। एसएसपी में सिद्धि सिद्धांत पद्धति में तो 4 प्रकार बताए गए। कौन कौन से 4 प्रकार है? तो रेचक बताया गया है, रेचक। दूसरा बताया गया पूरक, और तीसरा बताया गया कुंभक, और चौथा क्या बताया गया है? तो चौथा बताया गया संगठन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसएसपी बोलते हैं। तो एसएसपी में ये बातें बताई गई है। प्राणायाम के कितने प्रकार? तो 4 प्रकार बताए गए, रेचक, पूरक, कुंभक और संगठन के बारे में बताए गए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति अगर हम लोग देखते हैं तो 10वीं से 11वीं शताब्दी का जो है ग्रंथ माना जाता है। अष्टांग योग की चर्चा इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, अष्टांग योग की चर्चा देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको 6 जो है प्रकरण, 6 चैप्टर भी बताया गया है। पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित, पिंडाधार, पिंडपत, समरस भाव और अभूत योगी। ठीक है, तो ये आपको इसके अध्याय का नाम भी बताया गया, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में 9 कुंभक का उल्लेख मिलता है? ठीक है, 9 कुंभक के बारे में आपको बताना है कि कौन से ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। रत्नावली मैम। हट रत्नावली में। घिरण संहिता और हट पर दीपिका। नहीं, हट रत्नावली मैम, क्योंकि संहिता में भी 8 ही कुंभक है। हट रत्नावली, ओनली हट रत्नावली में आपको 9 कुंभक देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 8 कुंभक अगर हमें देखना होता है, अगर 8 कुंभक, तो वो 2 ग्रंथों में हमें मिलता है। ठीक है, अगर 8 कुंभक देखेंगे तो 2 ग्रंथ में देखने को मिलता है। कौन कौन से 2 ग्रंथ में मिलता है? तो एक आपके जो है घेरन संहिता में मिलता है, और एक आपका हट प्रदीपिका में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 8 कुंभक की चर्चा की गई है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं हट रत्नावली में, तो यहाँ आपको 9 कुंभक की चर्चा की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि 9 कुंभक कौन कौन से हैं, और इसको सीक्वेंस में आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ये 8 कुंभक का सीक्वेंस ध्यान में रखना चाहिए, और साथ में 9 कुंभक का सीक्वेंस ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले 9 कुंभक का सीक्वेंस। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं, हट रत्नावली के अनुसार आपको सबसे पहला बताया गया भस्त्रिका। भस्त्रिका, उसके बाद भ्रामरी। ओके, भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी। उसके बाद आपको बताया गया उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा। उसके बाद क्या बताया गया? मूर्छा। मूर्छा आपको तीनों जगह देखने को मिलता है, मूर्छा। उसके बाद सितकारी। ठीक है, सितकारी, और केवली। केवली जो है आपको घेरण में भी देखने को मिलता है। ओके, केवली, और साथ में भुजंग करनी। तो भुजंग करनी, केवल इस भुजंग करनी कुंभक की चर्चा कहाँ पे देखने को मिलती है? तो ओनली एंड ओनली आपको हट रत्नावली में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, सितकारी, केवली और भुजंग करनी। तो ये 8 कुंभक आपको ध्यान रखना है हट रत्नावली के अनुसार, और यही सीक्वेंस में आपको रखना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग उसी प्रकार जब जाते हैं घेरन संहिता और हट प्रदीपिका में, तो उसमें आपका अलग सीक्वेंस होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हट प्रदीपिका में हम लोग देखते हैं, तो हट प्रदीपिका में सबसे पहले आपको सूर्यभेदी का वर्णन मिलता है। ओके,
और लेकिन जब हम लोग हिरण्य संहिता में जाते हैं तो आपको वहां पे जो है सबसे पहले सहित की चर्चा मिलती है। ओके, हिरण्य संहिता में सहित की और भट्ट प्रदीपिका में सूर्यभेदी की चर्चा मिलती है। ओके, उसी प्रकार हम लोग जब हिरण्य संहिता में आते हैं तो ये दूसरे स्थान पे आपको यहाँ पे सूर्यभेदी की चर्चा मिलती है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें डिफरेंट है दोनों में, जो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक सूर्यभेदी आपको ध्यान रखना है, हट्ट प्रदीपिका के अनुसार सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद आपको उज्जाई, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, उसके बाद शीतली, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, फिर भस्त्रिका याद रखना है। भस्त्रिका के बाद भ्रामरी, भ्रामरी, और भ्रामरी के बाद जो है मूर्छा और प्लावनी। ठीक है, तो प्लावनी की चर्चा केवल कहाँ पे मिलती है? प्लावनी की चर्चा चर्चा केवल और केवल आपको हट्ट प्रदीपिका में मिलती है। ठीक है, हट्ट प्रदीपिका में। तो ये प्लावनी हो गया। ठीक है, प्लावनी केवल हट्ट प्रदीपिका में मिलता है। मूर्छा देखते हैं तो तीनों में मिलता है। ओके, अब हम लोग हिरण्य संहिता में देख लेते हैं। तो हिरण्य संहिता में आपको सहित हो गया सूर्यभेदी, सहित सूर्यभेदी के बाद उज्जाई, सहित सूर्यभेदी, उच्चाई, उसके बाद शीतली। यहाँ पे केवल शीतली की चर्चा की गई है, ये ध्यान रखना है। शीतकारी की चर्चा नहीं की गई है किसमें? हिरण्य संहिता में। उसके बाद भस्त्रिका एंड मूर्छा और केवली की चर्चा की गई है। ओके, मूर्छा और केवली की चर्चा। केवली की चर्चा आप हट रत्नावली में भी देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हट रत्नावली में भी केवली की चर्चा है, और साथ में आपके हिरण्य संहिता में भी केवली की चर्चा है। मूर्छा की चर्चा देखते हैं तो तीनों जगह देखने को मिलता है मूर्छा की चर्चा। ओके, तीनों, हट रत्नावली, हट प्रदीपिका एंड हिरण्य संहिता में। डिफरेंस क्या याद रखना है? हिरण्य में आपका सहित एक अलग बताया गया है। ठीक है, एक सहित अलग बताया गया है, और दूसरा यहाँ पे केवली बताया गया है। ठीक है, केवली। उसके बाद एक इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें सितकारी नहीं है, ये ध्यान रखना है। कंफ्यूजन होता है शीतली और सितकारी में, तो आपको ध्यान रखना है कि शीतली वाला जो है वो हिरण्य संहिता में बताया गया है, जबकि शीतली सितकारी दोनों जो है आपको हट प्रदीपिका में देखने को मिलता है। ओके, तो क्या डिफरेंस है ये आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम में, तभी आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। ओके, अगर हम लोग देखते हैं शिव संहिता में, शिव संहिता में किसी प्रकार की कुंभक की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पे पवना अभ्यास के बारे में बताया गया है। ओके, प्रणवा अभ्यास, तो इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका आंसर आपका हट रत्नावली हो गया। अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताइएगा। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वांग शोधन, यानी कि इस पूरे अंग का शोधन, सर्व अंग का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। चौथा। बस्ती और भ्रष्टा कर्म। ओके, बस्ती और भस्त्रा क्रम, ये जो है कहाँ पे देखने को मिलता है? सर्व अंग सिद्धि, सर्वांग शोधन की चर्चा जो है हमें हट रत्नावली में बताया हट गया है। रत्नावली। ठीक है, हट रत्नावली में बताया गया है। अब यहाँ पे और भी कुछ बातें बताई गई हैं कि कौन से चक्र से कौन से कर्म की जो है शुद्धि होती है, कौन से, तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भस्ती और भस्त्रिका, भस्ती और भस्त्रिका से क्या हो रहा था? सर्व शोधन हो रहा था, सर्व अंग का शोधन हो रहा था। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे चक्री कर्म, चक्री कर्म से किसका शोधन होता है? तो आधार चक्र का। ठीक है, मूलाधार चक्र का, यानी कि गुदा का। ठीक है, ये ध्यान रखना है, चक्री के द्वारा। वज्रोली, वज्रोली के द्वारा जो है लिंग का होता है। ठीक है, लिंग का। उसके बाद हम लोग देखेंगे नौली के द्वारा मणिपुर का, नौली के द्वारा मणिपुर चक्र का। उसके बाद आपको ध्यान रखना है धौती के द्वारा, धौती, तो धौती के द्वारा हृदय एवं कंठ चक्र का। ठीक है, हृदय एवं कंठ चक्र का शोधन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। नेति और त्राटक, देखिए अब सीक्वेंस में ये भी आपका आ सकता है एक साथ, नेति और त्राटक। नेति और त्राटक के द्वारा जो है आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है, आज्ञा चक्र की शुद्धि। ओके, उसके बाद बस्ती और भस्त्रिका, जो कि आपका क्वेश्चन आया हुआ है, बस्ती एवं भस्त्री। ठीक है, बस्ती एवं भस्त्री के द्वारा जो है सर्वांग अंग का शोधन होता है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसको सभी को ध्यान रखिएगा कि चक्री के द्वारा किसका होता है? तो आधार चक्र का, वज्रोली के द्वारा लिंग का, और नौली के द्वारा मणिपुर चक्र का, धौती एवं हृदय के द्वारा, सॉरी, धौती के द्वारा हृदय एवं कंठ चक्र का, धौती के द्वारा हृदय यानी अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र का। नेति के द्वारा, नेति एवं त्राटक के द्वारा आज्ञा चक्र का होता है, और बस्ती और भस्त्री के द्वारा सर्वांग शोधन होता है, पूरे अंग का शोधन होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना हो। ओके, क्लियर है? हट रत्नावली में ये आपको बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि हट रत्नावली में आपको अष्टकर्म के बारे में बताया गया, यहाँ पे कुछ डिफरेंट बताया गया हट रत्नावली में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताया गया? अष्टकर्म के बारे में बताया गया, और इसका भी सीक्वेंस आपको याद रखना है। एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जा रहा है, तो आपको हर चीज सीक्वेंस में ध्यान रखना है, जिस प्रकार दिया गया श्लोक में वैसे ही एज इट इज आपको याद रखना है। ओके, तो सबसे पहले क्या बताया गया? चक्री, चक्री के बाद आपको बताया गया नौली। ओके, अष्टकर्म में आपको चक्री, नौली, उसके बाद धौती बताया गया है। ओके, धौती के बाद आपको नेति ध्यान रखना है। नेक्स्ट बस्ती। ठीक है,
चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती। उसके बाद गजकर्णी बताया गया है। गजकर्णी, गजकर्णी की चर्चा यहाँ पे मिलती है। त्राटक, और क्या बताया गया, मस्तक भ्रांति बताया गया, मस्तक भ्रांति। ओके, मस्तक भ्रांति को हम लोग कपाल भाती भी बोलते हैं, कपाल भस्त्री भी बोलते हैं, ठीक है, कपाल भस्त्री भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो ये 8 क्या बताए गए हैं, अष्टकर्म बताए गए, जो कि आपको हट रत्नावली में बताए गए हैं। इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा, चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति। ओके, चक्री यहाँ डिफरेंट बताया गया है। डिफरेंट क्या है, दो बातें आपको ध्यान रखना है, चक्री और यहाँ पे आपको मस्तक भ्रांति। मस्तक भ्रांति तो है ही, यहाँ पे गजकर्णी आपको अलग से ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपके डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, 31 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आसन, ठीक है, किस आसन का सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उल्लेख नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार। उग्रासन। उग्रासन। तो उग्रासन का वर्णन नहीं मिलता है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। स्वास्तिक आसन की चर्चा मिलती है, सिद्धासन की भी मिलती है और पद्मासन की भी मिलती है। ओनली 3 आसन की चर्चा यहाँ पे की गई है। इसको बोलते ही एसएसपी। एसएसपी आपके यहाँ पे 3 जो है वर्ड से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3 ही इसमें आसन बताए गए हैं, ठीक है। तो पहला आपको एस से स्वास्तिक आसन, और फिर एस से आपको ध्यान रखना है सिद्धासन, और फिर पद्मासन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि शिव संहिता में जो है कौन से आसन बताए गए हैं। शिव संहिता में सेम ये तीनों जो है एडिशन जैसे हैं वैसे ही उसमें भी दिया गया है, ठीक है। शिव संहिता में, शिव संहिता में एक्स्ट्रा क्या है, तो उग्रासन बताया गया। उग्रासन को क्या बोलते हैं, पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं, ठीक है, पश्चिमोत्तानासन की तरह किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिमोत्तानासन की जैसा जो है किया गया उग्रासन को। तो ये आपको शिव संहिता में 4 आसन ध्यान रखना है, ओके, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा उग्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, घिरण्य संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती किसका प्रकार है, ये आपको बताना है। अंतर्धोती। धोती। धोती, थर्ड ऑप्शन। तो ये किसका प्रकार है, अंत धोती का प्रकार है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अंत धोती के अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं, वातसार, वारीसार, वातसार, वारीसार, अग्निसार यानी कि वहिनीसार इसको बोलते हैं, ठीक है, अग्निसार, और आपको बहिष्कृत बताया गया है, ठीक है, बहिष्कृत, जो कि आपके पूछे गए यहाँ पे क्वेश्चन, बहिष्कृत। तो यहाँ पे देखिए घिरण संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती किसका प्रकार है, तो अंत धोती के प्रकार है। अंत धोती के 4 प्रकार में एक आपका बहिष्कृत भी आता है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे मूल शोधन, ये धोती के प्रकार में हमारे आ जाते हैं, ठीक है, मूल शोधन। दंत धोती भी बताया गया और हृद धोती बताया गया। हृद धोती कितना बताया गया, 3 बताया गया, दंड, वमन और वाससा यानी कि वस्त्र, ठीक है, वस्त्र बताया गया है। ओके, दंत धोती हम लोग देखते हैं तो ये कितने बताए गए हैं, दंत धोती कितने बताए गए, तो 5 बताए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दंत धोती के 5 कौन कौन से 5 बताए गए हैं, तो दंत मूल, जीवा मूल, दंत मूल, जीवा मूल, कर्ण रंध्र बताया गया। कर्ण रंध्र आपके बायां और दायां यहाँ पे दोनों हो जाएगा, और कपाल रंध्र आपको याद रखना है, ठीक है, कपाल रंध्र। तो ये आपके जो है दंत धोती के प्रकार बताए गए, यहाँ पे ये 2 ध्यान रखना है, बायां और दायां। तो ये हो गया 5। और मूल शोधन जो है अकेले है, इसका कोई प्रकार वगैरह नहीं बताया गया है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ घिरण संहिता के अनुसार आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको जो है षटकर्म बताए गए हैं। ओके, षटकर्म, जैसे कि अभी हम लोग अष्टकर्म देख रहे थे ना हट रत्नावली में, यहाँ पे षटकर्म बताए गए हैं। इसका सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है, क्या बताया गया सीक्वेंस, तो पहले धोती बताया गया है, ओके, धोती के बाद बस्ती, धोती, बस्ती, नेति, उसके बाद आपको लौ लिखी बताया गया है। ओके, लौ लिखी यानी कि नौली इसको हम लोग बोलते हैं, नौली। और फिर आपको क्या बताया गया, त्राटक और कपाल भाती, त्राटक और कपाल भाती बताया गया, ठीक है। हट प्रदीपिका में आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है। यहाँ पे अगर हम लोग हट प्रदीपिका में देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको नौली से पहले क्या दिखता है, त्राटक, त्राटक को ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है, और नौली को नीचे कर दीजिएगा। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो 33 में पूछा गया है, घेरन संहिता में दंत मूल धोती के लिए किस रस का प्रयोग किया गया है, खादिर रस। खादिर रस। सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन से रस का प्रयोग किया गया, तो खादिर रस का। 2 रस के बारे में बताया जाता है, ठीक है, खादिर रस, और साथ में क्या बताया जाता है, विशुद्ध मिट्टी, ठीक है, तो विशुद्ध जो है मिट्टी के बारे में बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या बताया गया दंतमूल धोती के बारे में, कि दंतमूल धोती जो है खादिर रस या फिर विशुद्ध मिट्टी को लेकर क्या करेंगे, दांत के मूल यानी कि जड़ों को क्या करते हैं, मांजते हैं, ठीक है,
जब तक हमारा जो है मुंह का मैल जो होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे किल्विस शब्द का यूज किया गया, मैल को कौन सा शब्द का यूज किया गया है, किल्विस। हमारा जो मैल है वो जब तक दूर नहीं हो जाता तब तक जो है हमें मंजना करते रहना है अपने दांतों की, ये बताया गया आपको, ठीक है, दंत मूल धौती में। और यहाँ पे क्या बताया गया, ये क्या करता है, तो दांतों की रक्षा करता है। दांतों की रक्षा करने वाली दंत मूल धौती प्रतिदिन कब करना चाहिए, तो केवल प्रातः काल करने के लिए बोला गया है, ठीक है, प्रातः काल करने के लिए। और जो है ये क्या करता है, दांतों की रक्षा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपका आंसर हो गया खाद्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, घेरंड संहिता के अनुसार किस आसन से कुंडलिनी जागरण संभव है। कौन से आसन से कुंडलिनी का जागरण संभव है, ये बताना है आप भुजंगासन। लोगों को। भुजंगासन। ओके, तो घेरंड संहिता में हम लोग देखते हैं कि भुजंग आसन में जो है आपको बताया गया है कुंडलिनी का जागरण। ओके, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, भुजंग आसन। ओके, भुजंग आसन में आपको क्या बताया गया है, जागृति भुजंगी देवी बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे जागृति भुजंगी देवी जो है बताया गया भुजंग आसन में। ओके, इससे क्या होता है, कुंडलिनी का जागरण, जो कि आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके साथ ही और भी आपको ध्यान रखना है और क्या चीजें बताई गई घेरन संहिता में, तो देह की अग्नि क्या होती है, प्रदीप्त होती है, देहा अग्नि जो है प्रदीप्त बताया गया है। उसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है, सर्व रोग का विनाश होता है, ठीक है, सर्व रोग का विनाश बताया गया, सर्व रोग का विनाश किससे, भुजंग, भुजंग आसन से, ठीक है। उसके साथ ही कुंडलिनी का जागरण, जो कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कुंडलिनी का जागरण, और साथ में सर्व रोग विनाश देख लिए, जागृति भुजंगी देवी। तो ये 3 लाभ आपको ध्यान रखना है, एक तो देह की अग्नि प्रदीप्त होती है, दूसरा सर्व रोग का नाश होता है, तीसरा कुंडलिनी का जागरण होता है। ओके, अब घेरन संहिता में हम लोग देखेंगे कि कितने जो है आसन की चर्चा की गई है। घेरन संहिता में आपको 32 आसन की चर्चा मिलती है, ठीक है, 32। कौन कौन सा है, तो सिद्धम पद्म तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वास्तिकम सिंहम च गौमुखम वीरम धनुरासन मेव च मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येंद्र आसन मेव च गौरक्षम पश्चिमोत्तान उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुकुटम कुर्म तथा चोतान कुर्मकम उत्तान मंडुकम विरसम मंडुकम गरुड़म विरसम सल्भम मकरम चोष्ट्रम भुजंगम योगम आसनम। लास्ट में सबसे अंतिम जो आसन बताया गया है वो योगासन बताया गया, ठीक है, योगम आसनम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि योगासन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सारी जो है आसन के बारे में लाभ नहीं दिया गया, कुछ कुछ आसन का ही लाभ दिया गया है, ठीक है, 32 आसन तो बताया गया लेकिन सभी आसन का यहाँ पे लाभ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से आसन का लाभ बताया गया है, तो आपको सिद्धासन के लाभ के बारे में बताया गया है, ठीक है, सिद्धासन का लाभ क्या बताया गया है, तो मोक्ष, ठीक है, मोक्ष कपाट भेद कर्म बताया गया, मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला बताया गया सिद्धासन को। ओके, उसके बाद पद्मासन, पद्मासन के बारे में भी बताया गया। पद्मासन के बारे में क्या बताया गया, तो व्याधि विकार नाश कर्म बताया गया, ठीक है, व्याधि विकार का नाश करने वाला बताया गया है, व्याधि विकार का नाश करने वाला। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भद्रासन के बारे में बताया गया है, ठीक है, भद्रासन, भद्रासन का लाभ क्या बताया गया, तो सर्व व्याधि का नाश करने वाला, सर्व व्याधि विनाशकम, ये आपको बताया गया भद्रासन का लाभ। मुक्तासन, मुक्तासन और वज्रासन ये दोनों का सेम लाभ बताया गया है, ठीक है, मुक्तासन और वज्रासन ये दोनों का लाभ जो है सेम बताया गया है। क्या बताया गया है, तो सिद्धि, सिद्धिदम यानी कि सिद्धि प्रदायकम सिद्धिदायकम ये बताया गया है, ठीक है, सिद्धि प्रदायकम, ये आपको ध्यान रखना है मुक्तासन और वज्रासन का। सिंहासन में भी जाते हैं तो यहाँ भी आपको सर्व व्याधि यानी कि भद्रासन और साथ में सिंहासन ये आपको एक साथ याद रख सकते हैं, यहाँ दोनों में सर्व व्याधि जो है विनाश करने की बात की गई है। ओके, उसके बाद मृतासन, मृतासन की जो है यहाँ पे लाभ बताया गया है, क्या बताया गया है, तो चित्त विश्रांति और श्रमहर बताया गया है, ठीक है, थकान दूर करता है ये बताया गया और चित्त को विश्रांति देता है, ठीक है, श्रमहर और चित्त विश्रांति, ठीक है, चित्त विश्रांति जो है ये बताया गया किसके लिए, तो मृतासन के लिए बताया गया है। नेक्स्ट आपको मत्स्य आसन का जो है ध्यान रखना है, लाभ क्या बताया गया है, मत्स्य आसन, मत्स्य आसन का बताया गया है आपको रोग धनम बताया गया, रोग धनम, ओके, ये सभी रोगों का नाश करने वाला। उसके बाद गौरक्ष आसन का बताया गया सिद्धि प्रदायकम, तो जैसे हम लोग मुक्तासन वज्रासन और साथ में यहाँ पे गौरक्ष आसन को भी ऐड कर लेंगे, गौरक्ष आसन का भी सिद्धि प्रदायकम ही बताया गया है, ठीक है, तीनों का एक साथ। मकरासन के बारे में बताया गया है कि देह की अग्नि प्रदीप्त होती है मकरासन से, मकरासन से क्या होता है, तो देहा अग्नि प्रदीप्त के बताया गया, देहा अग्नि प्रदीप्त मकरासन में। भुजंग आसन में तो अभी हम लोग देख लिए कि देह की अग्नि प्रदीप्त होती है, सर्व रोग का नाश होता है, कुंडलिनी का जागरण होता है। ओके, तो ये जो है बस इतना ही आसन का लाभ बताया गया, बाकी सबके नाम आपको और करने की विधि बताया गया है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को, घेरन संहिता के अनुसार 32 आसन, यहाँ पे कुंडलिनी जागरण जो है किससे संभव है, तो भुजंग आसन से संभव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनमें जो है प्रोटीन का सर्वाधिक मात्रा होता है। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है ये आपको बताना है। सोयाबीन। सोयाबीन। सोयाबीन में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबको पता भी होगा कि शाकाहारी मनुष्य के लिए जो है मांस कहा जाता है सोयाबीन को, ठीक है, इसलिए प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें होगी यहाँ पे, तो सोयाबीन, ठीक है। मूंग, अरहर, चना के मुताबिक अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा आपके सोयाबीन में देखने को मिलता है। प्रोटीन में आपको 42% जो है देखने को मिलता है प्रोटीन। ओके, चना में हम लोग देखेंगे तो चना में आपको जो है 15 ग्राम, वो भी काला और सफेद चना होता है, तो एक में 15 ग्राम और एक में आपको 19 ग्राम देखने को मिलता है, ठीक है, प्रोटीन की अगर मात्रा देखेंगे तो। मूंग में आपको 23.9 ग्राम जो है प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलती है, और अरहर में देखेंगे तो 5.92 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे लगाने के लिए दे दिया जाएगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे नीचे आपके अरहर हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अरहर के बाद चना, और चना के बाद आपको ध्यान रखना है मूंग, और मूंग के बाद आपको सोयाबीन, यानी कि सबसे ज्यादा जो है सोयाबीन में आपको प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलती है। ओके, क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको बताना है कि व्यक्तित्व का पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता कौन है। जॉन। फर्स्ट नंबर। सेकंड ऑप्शन। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए। हायरार्की मॉडल्स आपको बताना है पर्सनालिटी का। मैस्लो। क्या हो जाएगा, तो मैस्लो, ठीक है, मैस्लो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है इसका आंसर मैस्लो, ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड्स इनके द्वारा दिया गया है, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये क्या बताया गया इनके द्वारा हायरार्की ऑफ नीड्स में, तो एक आप ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें बताया गया है नीचे से ऊपर की ओर जो है कैसे इसमें बढ़ता है, ठीक है, क्या क्या नीड्स होती है, क्या क्या आवश्यकता होती है एक मनुष्य को, वो इसमें बताया गया हायरार्की ऑफ नीड्स में। सबसे पहले आपको शारीरिक आवश्यकताएं के बारे में बताया गया कि सबसे पहले हमें किस किस चीज की जरूरत होती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे शारीरिक जो है नीड्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान जिसको लोग बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, सबसे पहले आपकी जरूरत क्या होती है, यही होती है ना, रोटी कपड़ा और मकान की। दूसरा क्या नीड्स होती है, तो दूसरा में हम लोग देखेंगे सेफ्टी की नीड्स होती है, ठीक है, सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, सुरक्षा की नीड्स होती है दूसरे में। तीसरे में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे लव की नीड्स होती है, सामाजिक जो आवश्यकता होती है, ठीक है, परिवार के साथ आपका संबंध कैसा है, ठीक है, कोई आपको प्यार करने वाला है कि नहीं घर में, ठीक है, घर वाले आपको सम्मान करते हैं कि नहीं, देखभाल करते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे आपके रिश्ते के बारे में आ जाता है, लव के बारे में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक आवश्यकता, ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स इसको बोला जाता है। एंड फोर्थ में जाते हैं तो फोर्थ में आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे स्ट्रीम्स नीड्स हो जाता है, ठीक है, आत्मसम्मान, यानी कि अगर आपके यहाँ पे जॉब लग गई है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या हो जाता है, आत्मसम्मान की आवश्यकता आपको महसूस होने लगती है, आप किसी अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं, अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो ये आत्मसम्मान हो गया, जहाँ पे आपको लोग जो एडमायर करने लगते हैं, आपकी इज्जत करने लगते हैं। एंड जो आपका लास्ट वाला जो होता है, सब कुछ जब हो जाता है तब आपको किसकी आवश्यकता होती है, सेल्फ जो है एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता होती है, जो कि हम लोग योग में आके लास्ट में यही जाते हैं ना, मोक्ष के साइड। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके बाद वो देखता है कि मेरे पास रहने के लिए घर है कि नहीं, तो घर तो यहाँ ही हो गया, सुरक्षा, सुरक्षा उन्हें मिल रहा है कि नहीं, सुरक्षा के बाद जो है लव आता है, उसके बाद आपका स्टीम आता है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो ये आपको हायरार्की ऑफ नीड्स जो है मैस्लो के द्वारा बताया गया है। ओके, क्लियर है यहाँ पे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, मैस्लो ध्यान रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दुर्भिति यानी कि फोबिया कौन सा विकार है। फोबिया के बारे में आपको बताना है कि ये कौन सा विकार है। पहला। सामान्य चिंता। पहला। सामान्य चिंता विकार, नींद की अधिकता एवं कमी, पाचन विकार, या फिर शारीरिक विकार। तो इसको क्या बोलते हैं, सामान्य चिंता विकार बोला जाता है, ठीक है। मेंटल एंजाइटी डिसऑर्डर भी हम लोग बोलते हैं फोबिया को, ठीक है, मेंटल एंजाइटी डिसऑर्डर। यहाँ पे देखेंगे तो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, मेंटल एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी दुर्वृत्ति यानी कि इसको हम लोग फोबिया बोलते हैं, किसी चीज से डर लगना, ठीक है, किसी चीज से आपको डर लग रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोबिया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फोबिया को जो है 3 जो है पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले होता है स्पेसिफिक फोबिया, ठीक है, सबसे पहला फोबिया का क्या प्रकार है, तो स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक फोबिया यानी कि किसी विशिष्ट चीजों से डर लगना, विशिष्ट जगह से डर लगना, जैसे कि आपको ऊंचाई से डर लगता है, अंधेरा से, कुत्ता से, उड़ान भरने से डर लगता है, तो ये आपका स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक फोबिया आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
उसके बाद दूसरा जो है क्या बताया जाता है, तो दूसरा आपको याद रखना है सोशल फोबिया। ठीक है, सोशल आपको फोबिया ये आपको बताया गया। सोशल फोबिया में क्या होता है, आपको जैसे कि कहीं पे बोलने में, ठीक है, प्रेजेंट करने में, किसी के सामने बहुत सारे लोगों के बीच बोलने में आपको डर लगता है, आप अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये फोबिया देखने को मिलता है, सोशल फोबिया। ठीक है, लोगों के सामने बोलने में प्रॉब्लम होता है, प्रदर्शन करने में प्रॉब्लम होता है। थर्ड नंबर आपका जो है वो है क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एगोरा फोबिया। एगोरा, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया में खुली जगह से आपको डर लगना। ठीक है, खुली जगह से डर लगना, या फिर आपको भीड़ से डर लगता है। ठीक है, खुली जगह या फिर भीड़ से डर लगना। ठीक है, या फिर बाहर निकलने से डर लगना, ये सब जो है आपके एगोराफोबिया के अंतर्गत आता है। तो ये 3 फोबिया आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसको हम लोग डर से रिलेट करते हैं, इसको हम लोग मेंटल एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। सामान्य है तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलेंगे, मानसिक चिंता विकार भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर हो, क्लियर क्लियर है सभी को? पहला नंबर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? फ्राइड। फर्स्ट ऑप्शन। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो क्या हो जाएंगे, फ्रायड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिगमंड फ्रायड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो है आपको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यहाँ पे ईड, ईगो और सुपर ईगो के द्वारा जो है इनके बारे में बताया गया है। इनके द्वारा ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो के द्वारा जो है इनके ये बताए गए 3 चीजें। जो ईड होता है ये सिर्फ सुख चाहता है। ठीक है, जैविक इच्छाएं, आनंद की खोज के लिए जो है ये केवल सुख का भोगी होता है ईड। ईगो में क्या होता है, तो यथार्थ से ये जुड़ने का वाला होता है। ठीक है, यथार्थ से जुड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है ये इन्हें पता चल जाता है। उसके बाद जो सुपर ईगो होता है, यहाँ पे नैतिकता, सामाजिक नियमों का जो है पालन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये आपके सुपर ईगो है। उसके और भी जो इसके बारे में, ये तो आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपके आ गए। उसके बाद और भी चीजें हम लोग देखेंगे, तो लेवल्स ऑफ माइंड के बारे में भी इनके द्वारा बताया गया है। ठीक है, लेवल्स ऑफ माइंड के बारे में भी बताया गया है। क्या बताया गया लेवल्स ऑफ माइंड में, तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेवल ऑफ माइंड क्या क्या बताया गया, कॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियस जागृत जिसको हम लोग बोलते हैं, चेतन अवस्था जिसको बोलते हैं चेतन। उसके बाद बताया गया है सब कॉन्शियस। ठीक है, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ये बातें बताई गई है। ठीक है, लेवल ऑफ माइंड में। उसके बाद एक चीज और भी ध्यान रखना है, जिसमें एक साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का बताया गया है, सिगमंड फ्राइड के द्वारा ही बताया गया है ये। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सेक्सुअल स्टेज। ठीक है, सेक्सुअल जो है स्टेज आपके बताए गए हैं, क्या क्या है, तो पहला बताया गया ऑरल, यानी कि मुख्य, ऑरल, एनल, एनल को हम लोग बोलते हैं गुदा। ठीक है, ऑरल, एनल एंड फैलिक, फैलिक को बोला जाता है लिंगीय अवस्था। ओके, ऑरल अवस्था, एनल अवस्था एंड फैलिक। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं लेटेंसी। ठीक है, लेटेंसी, लेटेंसी को क्या बोला जाता है, तो निष्क्रिय। उसके बाद लास्ट आपका हो जाएगा जेनाइटल। ठीक है, जेनाइटल जिसको हम लोग जननीय अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऑरल अवस्था होता है वो आपका जो है बहुत छोटे, जब जन 0 से लेके 1 वर्ष के आप रहते हैं, तो उस समय आपका जो है मुख्य अवस्था होता है, जिसमें चूसना और निगलना ही सिर्फ बच्चों को आता है। ठीक है, चूसना और निगलना। एनल अवस्था में जब आते हैं तो 1 से 3 वर्ष की अवस्था होती है, और इसमें क्या होता है, तो इसमें शौच नियंत्रण, ठीक है, शौच नियंत्रण इसमें बताया जाता है। और जो आपकी फैलिक अवस्था है, लिंग वाली जो अवस्था है, ये 3 से 6 साल की उम्र में होती है। यहाँ पे बच्चा जो है, लड़का जो रहेगा, अगर बेटा रहेगा तो वो माँ की ओर आकर्षित होगा, और अगर बेटी रहेगी तो वो पापा की ओर ज्यादा अटैच होती है। तो ये बताया गया आपको 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था है, जिसको हम लोग लैंगिक जो है पहचान की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लेटेंसी, जो निष्क्रिय अवस्था है, लेटेंसी, ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक। ठीक है, यहाँ पे बच्चा ना, यहाँ पे बोलना शुरू कर देता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये बनेंगे, वो, मतलब बहुत सारा अपना चीज जो है वो बताना शुरू कर देता है यहाँ पे बच्चे अपने बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो जेनाइटल, जो जनन अवस्था होता है, किशोरावस्था, जो कि किशोरावस्था से आगे की अवस्था की ओर जाता है, तो ये जेनाइटल अवस्था होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताया गया है। ओके, क्लियर है सभी को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, 38 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, जहां पे आपको बताया गया है कि एक जो है योगा अभ्यासी को मिताहार करते समय उदर का कितना भाग रिक्त रखना चाहिए? 1 चौथाई तक।
एक चौथाई। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो 1/3 है, 1/4 है, आधा भाग है और 2/3 है। आप लोग हर प्रदीपिका में पढ़े हैं 1/4 खाली रखने की बातें की गई हैं, ठीक है। हट प्रदीपिका के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, मिताहार की परिभाषा दी गई है हट प्रदीपिका में, सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित है। क्या बताया गया? चतुर्थ जो है उसको विवर्जित बताया गया, ठीक है। चतुर्थांश विवर्जित की बात की गई है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसी से क्वेश्चन आपका पूछा गया चतुर्थांश विवर्जिता से। भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते, ये आपके 58 नंबर जो है श्लोक में देखने को मिलता है इसके बारे में, मिताहार के बारे में, ओके। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1/4 भाग खाली रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है कि मंद और गुरु जो है गुणयुक्त आहार किस प्रकृति के व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है, ये आपको बताना है। कफज प्रकृति। तो मंद और क्या बताया गया? गुरु, ठीक है। तो यहाँ पे मंद यानी जल्दी पच नहीं रहा आपका खाना, गुरु मतलब भारी, ठीक है। तो ये दोनों आहार किसके लिए जो है हानिकारक होगा? तो कफ प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कफ प्रवृत्ति के लिए ये आपको बताया गया है। लेकिन अगर आपको त्रिदोष के लक्षण अगर याद होंगे तो ये क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो त्रिदोष के लक्षण जो है आपको ध्यान रखना है, वात के, पित्त के और कफ के क्या क्या लक्षण है, अगर ये याद रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। वात, पित्त और कफ के क्या क्या लक्षण है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले वात के लक्षण को हम लोग देखेंगे, ओके। वात का लक्षण क्या बताया गया है? तो रुक्ष बताया गया है, रुक्ष, शीत, लघु, चल, सूक्ष्म और चल और विशद बताया गया, ठीक है। चल, विशद और खर बताए गए हैं। तो ये आपके जो है वात के लक्षण बताए गए हैं, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे, वात के बाद हम लोग देखेंगे पित्त के लक्षण। तो पित्त के लक्षण को देख लेते हैं, पित्त के क्या क्या लक्षण है ये आपको याद रखना है, पित्त के लक्षण को, ठीक है। तो पित्त के लक्षण देख लेंगे। पित्त का सबसे पहले जो आपको लक्षण ध्यान रखना है, स्नेहन, स्नेह ध्यान रखना है, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्य, अम्ल, सर और कटु, ठीक है। सर और कटु बताया गया है, ये आपके पित्त के लक्षण बताए गए हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे किसके लक्षण, तो अब आपके कफ के लक्षण बचे हुए हैं। तो कफ के लक्षण को देख लेंगे, क्या क्या है कफ के लक्षण। तो कफ का लक्षण बताया गया है गुरु, उसके बाद शीत, गुरु शीत मृदु, ठीक है। गुरु शीत मृदु, स्निग्ध, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर, स्थिर और पिच्छल, ठीक है। स्थिर और पिच्छल बताया गया है, पिच्छल ये किसके बताए गए हैं? तो ये कफ के बताए गए लक्षण। अब यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, मंद और गुरु, ठीक है। तो गुरु देखिए ये आपके कफ के लक्षण है, ठीक है। तो कफ वाले व्यक्ति के लिए निषिद्ध बोला गया, ये तो कफ वाले व्यक्ति का है ना, तो यहाँ निषिद्ध क्या हो जाएगा, ठीक है। कफ वाले व्यक्ति के लिए जो आपको ध्यान रखना है, गुरु और मंद जो है, यानी कि जो यहाँ लक्षण बताया गया है वो जितने भी लक्षण है वो आपको कफ वाले को नहीं देना है, क्योंकि ये कफ को बढ़ाने वाले, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर, ठीक है, स्थिर और पिच्छल, ये कफ को बढ़ाने वाले, तो ये आहार नहीं देना है आपको, किसको? कफ प्रवृत्ति वाले को, ओके। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कफ प्रवृत्ति। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उस रोग का नाम बताएं जिसका योग अभ्यास द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जा सकता है। डायबिटीज मेलिटोसिस टाइप 1। एलर्जिक राइनाइटिस। तो यहाँ पे अभ्यास देखेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से योग के द्वारा इलाज जो है किया जा सकता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, डायरेक्टली जो है हम लोग योगा के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जो है आपके डिजीज है जो कि योगा के उपचार के द्वारा आराम से सही हो जाएंगे, तो वो एलर्जिक राइनाइटिस हो जाएंगे, ठीक है। एलर्जिक राइनाइटिस चौथा नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस है क्या। तो यहाँ पे क्या होता है, सांस जब हम लोग लेते हैं तो उस समय एलर्जी होती है, ठीक है। सांस लेते समय क्या हो रहा है, एलर्जी, ये आपको ध्यान रखना है, एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। तो आपके जो नेजल कैविटी है उसमें क्या है, एलर्जी की वजह से हो रहा है, नाक के अंदर सूजन आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, ठीक है, नाक के अंदर सूजन। उसके बाद जो है नाक जो है अवरुद्ध हो जाता है और साइनस को रोकता है ये, ठीक है, साइनस को क्या करता है, तो रोकता है। इसका लक्षण क्या क्या होगा, तो छींक आएगा, ठीक है, नाक जो है वो बहता रहेगा और नाक हमेशा भरा हुआ रहेगा, ठीक है, खुजली जैसा नाक नोचने का मन करेगा। उसके बाद गले में खराश होगी, आंखों के नीचे काले जो है घेरे बन जाएंगे और लगातार सर दर्द होगा, ठीक है, ये इसके लक्षण है, ओके। उसके बाद इसमें उत्प्रेरक अगर देखेंगे तो घास, पेड़, धूल, सिगरेट, ये सब एलर्जी के जो है काम करेंगे आपके लिए, अगर एलर्जिक राइनाइटिस होगा तो, ओके।
इसके लिए हम लोग देखेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं प्राणायाम में, सुभस्त्रिका, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पहला नंबर ऑप्शन देखेंगे, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के बारे में बताया गया है। इसको हम लोग कोरोनरी हार्ट डिजीज से रिलेट कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसको कहा जाता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आर्टरी डिजीज, तो ये जो है इस्चेमिक हार्ट डिजीज को बोला जाता है। इसमें आपका क्या हो जाता है, तो आपकी जो दिल की धमनियां है वो क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, और जो आपके हार्ट के जो मसल्स है, ठीक है, वो वहां तक जो है ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती है, और साथ में खून भी वहां पर सही से सप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज में। ओके, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके बाद आपको हर्निया बताया गया है। ठीक है, हर्निया जो है बताया गया है, तो ये पेट में क्या होता है, किसी अंग का बाहर निकल जाना, मांसपेशियां या ऊतक का जो है वो बाहर निकल जाना, उसको हम लोग हर्निया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है डायबिटीज मेलिटिस टाइप 1 के बारे में। ओके, तो ये आपके क्या होता है, पैनक्रियाज जो है आपके इंसुलिन को नहीं बना पाता है। क्या होता है यहाँ पे, इंसुलिन को नहीं बना पाता है आपके पैनक्रियाज। ठीक है, और बाहर से क्या होता है, हमें इंजेक्शन लेने की आवश्यकता हो जाती है इसमें। ठीक है, इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है इसमें। ओके, इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, तो बार बार आपको टॉयलेट आएगा। ठीक है, प्यास में वृद्धि होगी, पेशाब आएगा और प्यास में वृद्धि होगी, भूख भी बढ़ जाता है, और वजन क्या होता है, घटने लगता है। अत्यधिक भोजन का सेवन करने लगने के मतलब ज्यादा भोजन के सेवन करने के बाद भी जो है व्यक्ति पतला होते जाता है इसमें। ओके, बहुत थकान होता है, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर इसको बोला जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका आंसर जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस है, जिसका हम लोग योगा अभ्यास के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दुख दौर मनस्य अंग में जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ। ये आपके योग सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है ये किसके लक्षण है। ठीक है, योग सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। भौतिक शरीर। भौतिक शरीर। भौतिक शरीर। ओके, ये आपके भौतिक शरीर के लक्षण बताए गए, स्थूल शरीर के लक्षण बताए गए। ठीक है, फिजिकल बॉडी के लक्षण बताए गए, तो ये सभी को ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, भौतिक शरीर। ठीक है, दुख दौर मनस अंग में जो तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ, ये आपके अंतराय के साथ साथ जो है आते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर देखेंगे तो समाधि पाठ का 31 नंबर जो है ये श्लोक हो जाएगा। अंतराय की अगर देखेंगे, अंतराय के बारे में, तो अंतराय हम लोग देखते हैं 30 नंबर श्लोक में समाधि पाद में देखने को मिलता है, जिसकी संख्या 9 बताई गया है। कभी कभी दोनों को मिला के आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने हैं। ठीक है, तो 9 + 5 आपको 14 ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आप जो है योग कक्षा के आयोजन के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, आपको ये बताना है। परिवेश का निर्माण। परिवेश का निर्माण। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परिवेश का निर्माण करेंगे। ठीक है, सिटिंग ऑफ द एटमोस्फियर, तो इसका हम लोग निर्माण करेंगे, परिवेश का निर्माण करेंगे हम लोग सबसे पहले योगाभ्यास में। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, तो ये आप लोग आराम से लगा सकते हैं, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का क्रम है, क्या क्रम बताया गया है, आपको बताना है। फोर्थ फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन मैम। फोर्थ ऑप्शन, पूसा घास चर्म और कपड़ा, बिल्कुल सही है ये आप लोग का आंसर। आपको श्लोक में अगर देखा जाए, ये तो पहले छठवां अध्याय आत्म संयम योग जो है, आत्म संयम योग, तो उसमें आपको बताया गया जो छठवां अध्याय है उसका 11 नंबर श्लोक में जब आप जाएंगे तो वहां पे इसकी चर्चा मिलती है। क्या बताया गया, सुचो देशे प्रतिष्ठा स्थिर आश्रम मात्मनः ना अति उच्चतम ना अति नीचम चैलाजिन कुशोतरम। तो श्लोक में देखेंगे तो पहले लिखा हुआ है चैल। ठीक है, चैलाजिन, उसके बाद कुशोत्तरम बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कूश का घास जो है इसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद जिन आजिन का मतलब यहाँ पे चर्म बताया गया है, और चैल का मतलब जो है कपड़ा बताया गया है। ओके, और कुशोत्तरम का मतलब कूश का घास। ओके, तो सीक्वेंस आपको इसी तरीके से लगाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी को सही किया गया था, तो कुशा घास चर्म और कपड़ा, जबकि श्लोक में चैलाजिन कुशोत्तरम बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आसन संतुलनात्मक है। ठीक है, बैलेंसिंग आसन नहीं है पूछा गया है, ये बातें आपको ध्यान रखना है कि नहीं पूछा गया है, बैलेंस करने वाले आसन नहीं है। एक पाद स्कंधासन। सोच लो। तो क्या, एक पाद कंद्रासन। एक पाद स्कंद आसन जो है नहीं है, जबकि वृक्षासन तारासन और
गरुड़ आसन जो है ये आपके बैलेंसिंग वाले आसन बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपके हो जाएंगे एक पाद स्कंद आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्यान बंद के अभ्यास में मुख्यतः कौन सी मांसपेशियां प्रभावित होती है? उद्यान बंद से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताइए 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला फर्स्ट नंबर पहला उदरीय फर्स्ट पेशियां। इंग्लिश में भी देख लीजिए, कौन से मसल्स पर प्रभाव पड़ता है? तो पहला आंसर हो जाएगा उदरीय पेशिया पे आपका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उद्यान बंद में। ठीक है, उदरीय पेशिया पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग शब्द का के अर्थ बताना है आपको। समत्वम क्या योग बताया समत्व शब्द का अर्थ? समत्व भाव कर्मसु हाँ, भगवद गीता के अनुसार पूछा गया है, तो दो ही चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है ना। देखो, सबसे पहला है कर्मसु कौशलम, दूसरा समत्व भाव। ठीक है, जो कि 2/48 में बताया गया है और 2/50 में बताया गया है। ठीक है, जीवात्मा परमात्मा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और समाधि भी नहीं होगा। तो 48 नंबर में आपको बताया गया, योगस्त कुरु कर्माणि संगत्य कृत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो समत्वम योग उच्यते, यहाँ पे समत्व भाव ही योग, ये तो बताया ही गया है। और साथ में आपको योगा कर्मसु कौशलम, जिसमें आपका पूरा श्लोक क्या है, बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात योगा युजस्रवा योगा कर्मसु कौशलम। यानी कि सम बुद्धि वाला पुरुष जो है पुण्य और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, उससे मुक्त हो जाता है, और यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। यानी कि कर्म के बंधन में ना बंधना ही योग की कुशलता है, ये बताया गया है 250 में, दूसरा अध्याय का 50 नंबर में। ठीक है, तो ये सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एक आपको योग की परिभाषा और भी ध्यान रखना है, जो कि आपको बताया गया है छठा अध्याय में बताया गया 23 नंबर श्लोक में। ठीक है, जिसमें आपको क्या बताया गया है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है ताम ताम विद्या दुख संयोग योग संगीतम स निश्चयन युक्तव्यो योग अनिर्वण चेतसा। तो दुख संयोग, यहाँ पे दुख संयोग वियोग ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम दुख संयोग वियोग से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो ये भी आपकी योग की परिभाषा भगवत गीता के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, एक और भी आपका श्लोक है जो कि छठा अध्याय का 17 नंबर का श्लोक है, वो भी आपको योग की परिभाषा में ले सकते हैं, जिसमें युक्ताहार विहारस्य बताया गया है, युक्त चेष्टस कर्मशु युक्त स्वप्न बोध से योग भवतु दुखा। तो युक्त विहार आहार वाला अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी आपका जो है योग की परिभाषा में हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये दोनों चीज को भी ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे आपका आंसर होगा कर्मशु कौशलम और समत्व जो है भाव। तो बी एंड डी आपके आंसर हो जाएंगे, 2 नंबर आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है मुंडकोपनिषद के अनुसार हृदय ग्रंथियों के भेदन का क्या परिणाम होता है? सी। दो आंसर आपको लगाना है, यहाँ पे सी बोल रहे हैं। सबसे पहला दिया सेकंड गया ऑप्शन समाधि प्राप्त होती है, दूसरा बताया गया है कि सभी जो है संशयों का निवारण होता है, तीसरा बताया गया सभी पूर्व कर्मों को जो है समूल समाप्त करता है और फिर समृद्धता प्राप्त करता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले संशयों का निवारण जो है ये बताया गया है मुंडकोपनिषद में, हृदय ग्रंथि में छेदन से क्या परिणाम है, तो सभी और संशयों का निवारण। एंड सी में क्या बताया गया, सभी पूर्व कर्म का समूल जो है समाप्त होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दो बातें बताई गई है, बी एंड सी आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे कि आपका जो मुंडकोपनिषद है। मैम हाँ, माई कोई कुछ बोल रहे थे, बताइए। कोई नहीं मैम, स्क्रीन में दिख रही थी ना इसलिए बोल ओके, अभी दिख रही है ना? ठीक है, आपका मुंडकोपनिषद जो है अथर्ववेद से जुड़ा रही गया है। ठीक है, अथर्ववेद से जुड़ा हुआ ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 मुंडक की चर्चा मिलती है। ठीक है, 3 मुंडक है, और हर मुंडक में जो है 2-2 खंड बताए गए हैं। 3 मुंडक में, हर मुंडक में 2-2 खंड की चर्चा की गई है। ठीक है, 2-2 खंड की चर्चा है। इसमें हम लोग देखते हैं आपका जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते जो है ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपको मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। ओके, तो तीसरा जो है आपका मुंडक, तीसरा मुंडक का जो है पहला खंड का छठा मंत्र अगर देखेंगे तो समत्वयोग उच्यते के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। उसके बाद पड़ा अपरा के बारे में भी चर्चा मिलती है हमें मुंडक उपनिषद में। ठीक है, पड़ा और अपरा विद्या के बारे में ये ध्यान रखना है, इसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अग्नि की जो है 7 जीवा यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अग्नि की 7 जो है जीवा के बारे में बताया गया है यहाँ पे। और हम लोग देखेंगे तो एक श्लोक आता है आपके एग्जाम में, प्रणवो धनु सरोध्यात्म ब्रह्म तलक मुच्यते। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि ओमकार क्या है, ओमकार जो है आपके क्या है, तो धनुष बताया गया ओमकार को, आत्मा को बाण बताया गया है,
ये आपके आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। आत्मा को बाण बताया गया है और ब्रह्म को लक्ष्य बताया गया है। ठीक है, ब्रह्म को लक्ष्य बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। मुंडक उपनिषद में ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो इतना तक क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे आपको 64 मंत्र की भी चर्चा मिलती है। ठीक है, 64 मंत्र है आपके मुंडक उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योग तत्व उपनिषद में नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु निर्देश है। क्या निर्देश दिए गए हैं योग तत्व उपनिषद में प्राणायाम को लेकर? फर्स्ट नंबर मैम, प्रतिदिन 4 बार और 3 मास तक। प्रतिदिन 4 बार। ओके, प्रतिदिन 4 बार बोला गया है और 3 मास तक बोला गया है। ठीक है, 3 मास तक, तो ये ध्यान रखना है। आपके ए एंड सी जो है आंसर होंगे, ए एंड सी। ठीक है, प्रतिदिन 4 बार करेंगे और 3 मास तक जो है आपकी नाड़ी शोधन के द्वारा जो है नाड़ी शोधन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 बार बताया गया है, 4 बार दिन में जो है करना है प्रातः। ठीक है, मध्याह्न में, उसके बाद बताया गया है सायकाल में, एंड लास्ट में आपको अर्धरात्रि बताया गया है। ठीक है, अर्धरात्रि, अर्धरात्रि में। ठीक है, तो ये 4 समय बताया गया है और टोटल मिला के जो है आपको 80 बार करने के लिए बताया गया है, यानी कि 20-20 करके करने के लिए बोला गया है। ओके, योग तत्व उपनिषद में। अब हम लोग देख लेते हैं कि योग तत्व उपनिषद में ये कौन से जो है वेद से जुड़ा हुआ है। तो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है आपका योग तत्व उपनिषद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद, ये आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें हम लोग देते हैं टोटल मंत्र कितना है, तो 142 आपको ध्यान रखना है। 142 टोटल मंत्रों की संख्या आपको याद रखनी है। ओके, कल आप लोग से एक क्वेश्चन पूछे थे, श्वेता श्वेतर उपनिषद में टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 113 आपको याद रखना है। किन्हीं ने भी आंसर नहीं दिए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे उसको भी। यहाँ पे आपको भगवान ब्रह्म और विष्णु के बीच संवाद देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रह्म एवं विष्णु के बीच संवाद देखने को मिलता है। कौन से उपनिषद में? योग तत्व उपनिषद में। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 आसन बताए गए, सिद्धासन, पद्मासन, सिद्धासन और भद्रासन। 4 आसन की चर्चा की गई है। ठीक है, सिप सिप जिसको हम लोग बोलते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ओके, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सिद्धि में जो है भूचरी सिद्धि के बारे में बताया गया, भूचरी सिद्धि के बारे में। भूचरी सिद्धि की चर्चा कहाँ पे मिलती है? योग तत्व उपनिषद में और शिव संहिता में, दोनों जगह पे देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर ऊपर में क्या क्या बताया गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो आपको अगर योग की अवस्था देखेंगे, योग के अगर प्रकार देखेंगे तो मंत्र योग बताया गया है। उसके बाद आपको लय योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग बताया गया है। ठीक है, राजयोग और हठ योग के अंतर्गत आपको अष्टांग योग की भी चर्चा की गई है। ठीक है, अष्टांग योग की भी चर्चा की गई है। तो यहाँ पे आपको एक तो 4 योग के प्रकार तो बताए ही गए हैं, साथ में अष्टांग योग के बारे में भी बताया गया है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है सभी को? योग के 4 प्रकार और साथ में अष्टांग योग दोनों जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। योग तत्व उपनिषद के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चतुर्योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग का वर्णन किया गया है। कहाँ कहाँ पे किया गया है बताना है। अभी जस्ट एक का आंसर तो आपको मिल गया। योग तत्व उपनिषद और योग राज बी और सी। अरे पीसी तो अभी हम लोग जस्ट देखें, योग तत्व उपनिषद में तो बताया ही गया है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? तो योग राज उपनिषद आपको ध्यान रखना है। तो योग तत्व उपनिषद और योग राज उपनिषद, यानी कि बी एंड सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। बी एंड सी ये आपके आंसर क्या है? 4 में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण उपनिषद में आपको अष्टांग योग की चर्चा मिलती है। ठीक है, अष्टांग योग की चर्चा किसी को ब्राह्मण उपनिषद में देखने को मिलता है। नाद बिंदु उपनिषद में तो 12 ओंकार की चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया नहीं गया ऐसा कुछ। तो योग तत्व और योग राज उपनिषद में आपको जो है ध्यान रखना है चतुर्योग के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका हो गया बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एक होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। आपका 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लेश है? यहाँ आपको क्लेश बताना है। अस्मिता, ठीक है, स्मिता, अस्मिता, दुख और राग। तो आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आप लोग जरूर जवाब दिया कीजिए।